हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं आईटीटी डिप्लोमा से जो पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, टाइम को कम लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है शिक्षा में डिप्लोमा, विशेष शिक्षा, बौद्धिक और विकासात्मक क्षमताएं, जिसको हम आईडीडी कहते हैं। प्रथम वर्ष के जो सप्लीमेंट्री पेपर हुए हैं, ठीक है। और जो पेपर का नेम है टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजी। समय आपका 3 घंटा। टाइम साथ साथ इसमें जो मार्क्स दिया है वो 45 नंबर का है। और यहाँ पहले प्रश्न अगर देखते हैं, प्रश्न की बात करते हैं। सभी प्रश्न को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक, निम्नलिखित का विस्तार कीजिए। विस्तार तात्पर्य के पूर्ण रूप सांसद, अगर आप इसके एक लाइन और एडिशनल लिखते हैं तो और बेटर रहेगा दोस्तों। इसलिए इसके बारे में फुल डिटेल चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ क्या लिखा है? आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा कि आईसीटी क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। और आईसीटी अगर हम बारे में बात करते हैं तो आईसीटी हमारा क्या है, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां, जो कि प्रौद्योगिकी के उन रूपों को संदर्भित करती है जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सूचना प्रसारित करने, एकत्रित करने, निर्माण करने, इकट्ठा करने, प्रदर्शित करने, साझा करने, विनिमय करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दैट इज कॉल्ड आईसीटी होता है, ठीक है। पहले प्रश्न का हमारा पहला जवाब है आईसीटी। अगर दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? आईएफएसपी, ठीक, क्या है? आईएफएसपी। आईएफएसपी के बारे में जानते हैं, क्या है इसका पूर्ण रूप क्या है, और इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, क्या इसका मेन सार है। यहाँ पर आपको डिटेल दिख रहा होगा जानकारी। व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना है जिसको हम बोलते हैं आईएफएसपी, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। यहाँ देखिए, लिखने में भी आपको दिखा दिया हूं मैं आपको कि व्यक्तिगत परिवार सेवा योजनाएं विशेष आवश्यकताओं वाले 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप उपचार की योजना बनाई जाती है। इसके अंतर्गत आईएफएसपी, अगर आप पूर्ण रूप लिखने के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा इसको डिफाइन किए होंगे, आपको और अच्छे नंबर आप इसमें गेन कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जैस्पर, ठीक है। यहाँ जैसा नाम से ही पता चल रहा है इसका कि JASPER, इसको बोलते हैं जैस्पर, ठीक है। अब जैस्पर का क्या फुल फॉर्म है, मतलब अर्थात इसका पूरा नाम क्या है, और इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है, इसके बारे में क्या किया जाता है, ये भी चलिए देख लेते हैं हम साथ में आपके। तो जैस्पर हमारा क्या है? ज्वाइंट अटेंशन, सिंबॉलिक प्ले, एंगेजमेंट एंड रेगुलेशन, इसको बोलते हैं जैस्पर। ज्वाइंट अटेंशन, सिंबॉलिक प्ले, एंगेजमेंट एंड रेगुलेशन को हम बोलते हैं जैस्पर। जो कि अगर देखा जाए, जैस्पर संयुक्त ध्यान प्रतीकात्मक खेल सगाई विनिमय, इसको हिंदी बोला जाता है दोस्तों। इसका जो प्रयोग किया जाता है खास कर विकासात्मक और व्यवहारिक सिद्धांतों संयोजन पर आधारित एक उपचार दृष्टिकोण होता है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? जैस्पर। एक खासकर आईडीडी बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वीबीआर। वीबीआर का जवाब तो पहले दिख गया है यहाँ पर, कोई बात नहीं, फिर भी हम बात कर लेते हैं। वीबीआर अगर देखा जाए तो वीबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो वीबीआर का जो पूर्ण रूप होता है, ये आपका देखा जाता है। आपको यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट में पीछे आपको दिखा देता हूँ। वर्बल बिहेवियर रिकॉर्ड, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो आपके ऑटिज्म से पी या फिर जो आपके आईडीडी बच्चे होते हैं, ठीक है, आईडीडी बच्चे होते हैं, उनको वर्बली व्यवहार जो होता है उसको क्या किया संक्षिप्त रखा जाता है, संजोकर, उसी को बोलते हैं वीबीआर। इसको कभी आप सीबीआर मत समझ लेना भाई साहब, आप लोग इसको वीबीआर ही बोलते हैं। और वीबीआर में मैंने बताया आपको, बच्चे के वर्बली बिहेवियर रिकॉर्ड को संक्षिप्त रूप से सेव करके रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वीबीआर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्या है? पीबीआईएस। क्या है पीबीआईएस? इसका हम थोड़ा पूर्ण रूप देखते हैं, और पूर्ण रूप में देखते हैं पूर्ण रूप इसमें क्या दिया है, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी थोड़ा जानेंगे। देखिए, पीबीआईएस जो आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि सकारात्मक, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों को रखे हैं ताकि, क्योंकि कुछ हिंदी मोड वाले बच्चे होते हैं, कुछ इंग्लिश मोड वाले होते हैं, तो दोनों के लिए बेटर होगा। यहाँ देखिए, सकारात्मक व्यवहारिक हस्तक्षेप और समर्थन आपका है हिंदी में। इंग्लिश की बात करते हैं तो पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन एंड सपोर्ट, ठीक है। पीबीआईएस एक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग
स्कूल छात्रों के व्यवहार में सुधार के लिए करते हैं। ये एक रोकथाम केंद्रित होता है, इसको हम रोकथाम करते हैं। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों के अंदर जो व्यवहार में त्रुटियां, व्यवहार में जो गलत व्यवहार होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं बिहेवियर में। ठीक है, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन एंड सपोर्ट, इसी को बोला जाता है PBIS। ठीक है, ये व्यवहार से रिलेटेड बात कही गई है इसमें। एंड नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सीसी। वैसे आप लोगों ने सीसी बहुत समय से पढ़ते हुए हैं, जब से आपने डिप्लोमा में आया हो तब से सीसी के नाम सुने होंगे। सीसी क्या होता है, सीसी की हम क्यों जरूरी होता है पढ़ना। ठीक है, तो अगर हम सीसी की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसका पूर्ण रूप होता है, क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अगर आप इसका पूर्ण रूप लिखोगे, अगर एंड आप यहाँ उठा के अगर एंड यहाँ लिख दिए होंगे, जान लीजिए आपका प्रश्न 100% गलत हो गया। मैंने बहुत बार बोलता हूं मैं, आप खासकर फुल फॉर्म में क्या होता है, एक ऑफ होता है, एक क्या होता है आपका एंड होता है, एक आपका और होता है, इन होता है। ठीक, कुछ ऐसे वर्ड यूज होते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस बनाया गया है कि इनको हमें कहाँ यूज करना है। तो ध्यान रखिएगा, आपके सीसी के अंतर्गत जो प्रयोग हुआ है ना, आपका एंड ये कहाँ पर किया गया है, कंटिन्यूअस के ही आगे किया गया एंड का प्रयोग। आप कंप्रिहेंसिव साथ में आया है तो इसको कंफ्यूज मत होइए, नहीं तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, तो जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो हिंदी में सतत व्यापक और मूल्यांकन होता है, जैसे आप दिख रहा है आपको, और इंग्लिश में क्या है आपका, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत व्यापक मूल्यांकन निरंतर और नियमित चलने वाली प्रक्रिया है, जो कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, तो ये है सीसी का तात्पर्य। अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिखोगे तो और बेटर नंबर आप इसमें गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ESDM। ESDM नाम से पता चल रहा है आपका, देख सकते हैं इस प्रश्न, सातवें प्रश्न का अगर हम देखेंगे ESDM, तो ESDM क्या होता है, इसका भी कुछ तो अगर दिया है प्रश्न में तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का प्रश्न है आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ESDM का जो फुल फॉर्म होता है, अर्ली स्टार्ट डेनेवर मॉडल। ठीक है, क्या होता है इसको, अर्ली स्टार्ट डेनेवर मॉडल होता है, ये तो उसका पूर्ण रूप हुआ। यहाँ मैंने इंग्लिश भी रख दिया है आप लोगों को। ठीक है, द अर्ली, अब देखिए इस फुल फॉर्म यहाँ क्या लगा, द लगा, द लगाना मत भूलिएगा आप लोग, नहीं तो आपका प्रश्न क्या होगा, गलत हो जाएगा। यही बच्चे खासकर करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि हमने तो पूरे प्रश्न बहुत ही बखूबी और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था, लेकिन फिर हमें नंबर कम आए, क्योंकि उनको इस चीज का नहीं पता है कि हमको कहाँ क्या लगाना है। द अर्ली स्टार्ट एनेवर मॉडल, अगर देखा जाए बात जो वो करता है 12 से 48 महीने की उम्र के बीच ऑटिज्म से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनके लिए एक व्यवहारिक थेरेपी है, और यह क्या होता है, अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण के तरीकों पर आधारित होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ESDM। ओके, ये आपके सातवें प्रश्न का जवाब है। आठवां प्रश्न हम देखते हैं। आठवां प्रश्न बहुत सुंदर, बहुत बखूबी प्रश्न है आपका, वक्त। वक्त की बात करते हैं, वक्त नाम लिखा है, आप देख सकते हैं, ये आपका है। ठीक है, वक्त है, लेकिन वक्त का कुछ इसमें मीनिंग होता है। ठीक है, वक्त समय वाला वक्त नहीं है, कुछ लोग तो वैसे कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि वक्त टाइम की बात कर रहा है। तो भाई आपका NBR इतना बेवकूफ नहीं जो आपको इस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पर वक्त के बारे में देखते हैं, वक्त का क्या मतलब है आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो बखूबी देखिए, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड टेक्टाइल, चारों शब्द के अलग अलग शब्द हैं। ये अगर कोई व्यक्ति, जब बहुत पहले एक आया था CD कोर्स आया था, उस CD की कोर्स जो बुक आई थी उस बुक में इस वक्त का जिक्र किया गया था। इसको चारों को मिलाकर वक्त का फुल फॉर्म टाइप बना दिया गया था। ये पहले नहीं था, पहले आपको जब जो आपसे कम से कम 4 साल पहले एक CD कोर्स होता था, उसी कोर्स की जो बुक थी उसका जो मैनुअल था, उस मैनुअल में इस वक्त का जिक्र किया गया है। तो वक्त के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो इसका जो है क्या किया जाता है कि रूप में जाना जाता है, और यह तौर तरीकों पर आधारित होता है कि बच्चा विजुअल, एडिटरी, काइनेस्थेटिक, टेक्टाइल। ठीक है, टेक्टाइल क्या होता है, देखो अगर हम बात करते हैं इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने का चाहूंगा। देखो विजुअल खासकर विजन वाले व्यक्ति, एडिटरी खासकर VI बच्चों के लिए यूज होता है, जो काइनेस्थेटिक HI बच्चों के लिए यूज होता है। टेक्टाइल क्या होता है, ये भी आपके सॉरी, ये आपके लिए जो है, ये जो टेक्टाइल मतलब स्पर्श करके होते हैं, ये भी क्या होता है, विजुअल एम्पेयरमेंट के लिए होता है। आप देखेंगे विजुअल और काइनेस्थेटिक क्या होता है, HI बच्चों के लिए, आइडेंटिटी एंड टेक्टाइल क्या है, VI बच्चों के लिए है। तो इन्हीं के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो ये सामने निकल के आती है बातें। ठीक है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। और हमारा सबसे लास्ट में जो प्रश्न है यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा,
एक प्रश्न है आपका एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी प्रश्न है, आपको 9वां प्रश्न आप देखिए एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी देखते हैं एनसीईआरटी क्या है। तो एनसीईआरटी बखूबी देख लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी पहले पूरा रूप क्या है। नेशनल काउंसिल, आप में यही देखते हो, देखो यहाँ क्या लगा ऑफ, कुछ बच्चे होते हैं आगे पीछे ऑफ लगा देते हैं तो गलत हो जाता है जवाब, ठीक है। इसी तरीके से मैं यही चीजें हमें याद करना होता है फुल फॉर्म में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अगर आप एजुकेशनल के बजाय आपने एजुकेशन लिखा होगा, एल नहीं लगा होगा, तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इसलिए पूरा रूप का तात्पर्य है कि पूर्ण रूप सही होना चाहिए आपका। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अगर इसके बारे में बात किया जाए, क्या है आपका, हिंदी में अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। जिस तरह आपका आरसीआई नहीं बोर्ड है आपका एक स्पेशल एजुकेशन, उस तरह क्या है ये एनसीईआरटी भी एक प्रकार से बोर्ड ही है, ठीक है। अब देखिए करता क्या है, ये भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है, सेल्फ है, जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकार की सहायता सलाह देता है, ठीक है। तो क्योंकि स्कूली स्तर पर देखा जाए तो एनसीईआरटी ही एक, मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ शेयर करना चाहूंगा। जब कोई स्टूडेंट क्या करता है, सीटेट तैयारी करता है, किसकी, सीटेट की, पूछता है भैया मैं कौन सी किताब पढ़े, तो उसको प्रीफर किया जाता है भैया एनसीईआरटी की बुक लो, किसकी पढ़ो, एनसीईआरटी की बुक लो, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीजें हों उसके प्रत्येक तथ्य क्या है, रिलायबल और वैलिड माने जाते हैं। एनसीईआरटी बुक को प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। ये आपके पूरे हैं प्रश्न, जो 9 प्रश्न थे। मैंने आपके 9 के बारे में चर्चा किया। यहाँ एक बार मैं फिर आपसे रिपीट कर देता हूँ 9 प्रश्न को। पहला हमारा क्या था, आईसीटी। दूसरा हमारा आईएफएसपी। तीसरा हमारा जैस्पर था। चौथा हमारा वीबीआर। उसके बाद आपका पीबीआईएस। उसके बाद सीसीई था। सातवां हमारा ईएसडीएम था। आठवां वक्त। नौवां हमारा एनसीईआरटी, जो कि आपके 9 के 9 पूरे नंबर आप गेन कर सकते हैं। एक भी नंबर आप माइनस नहीं हो सकता अगर आप थोड़ा भी सचेत होकर होशो हवास में अगर अपने एग्जाम को सीरियस लेके दिया होगा, आप यहाँ 9 नंबर पूरे पूरे गेन किए होंगे भाई सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा जो प्रश्न है, देखिए इस पे कुछ प्रश्नों का दूसरा हमारा जो फीचर से पार्ट बी आपका आता है। तो पहले प्रश्नों को पढ़ना सीखिए। हमारा पहला प्रश्न क्या है, सभी प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक हैं, 2 अंक। तात्पर्य आपका जो ये है, आप समझ लीजिए 5 प्रश्न है, आप कितने 10 नंबर यहाँ गेन कर सकते हैं। अगर 2 नंबर का है तो एटलीस्ट 8 नंबर तो आप गेन ही कर सकते हैं, अगर थोड़ा भी आपने सचेत होकर इस प्रश्न को जवाब दिया, ठीक है। 8 नंबर यहाँ गेन कर सकते हैं, क्योंकि 10-10 पूरे नहीं मिले, क्योंकि दैट इज कॉल्ड थियोरेटिकल पेपर है, इसलिए। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है, मूल्यांकन है। मूल्यांकन सभी को पता है, ज्यादा इसके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं लिखना है, ठीक है। मूल्यांकन, आपको थोड़ा सा मूल्यांकन क्या उसके बारे में लिखना है। किसी वस्तु किसी चीज को हम क्या करते हैं, उसके मूल्य का अंकन करके उसको निर्धारित करते हैं, दैट इज कॉल्ड मूल्यांकन। एंड आपका क्या है, दूसरा अगर बात करें, डिफाइन टीम टीचिंग। अब टीम टीचिंग पता है ना, अगर मान एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ है। अब एक साथ हो, क्या करें आप, साथ में क्या करो, पढ़ रहे हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टीम टीचिंग। जैसे आप लोग ग्रुप स्टडी नहीं करते हो, अपने क्लास के 2 गर्ल्स बॉयज बैठ के क्या करते हो, टीम टीचिंग करते हो, ठीक है। ये ये तो अधिगम का। और आप देखे होंगे कि आपके जो विद्यालय में टीचर हैं जो आपको पढ़ाने आते हैं, वो खास उसी तरीके, जिस तरह से आप मैंने बताया टीम टीचिंग, उस तरह से आप भी करते हो। जैसे मान लो एक है, एक टॉपिक है, ठीक, एक टॉपिक है, यहाँ ध्यान रख समझने का प्रयास करना, ठीक है। एक टीचर आपका क्या है, साइंस का, ठीक है। एक आपके मैथ का है, एक आपके इंग्लिश का है, एक आपके दूसरे किसी सब्जेक्ट का है, ठीक है। ये सभी मिल मिल के अलग अलग टॉपिक को पूरा कवर कराते हैं बच्चों को, ये टीम टीचिंग, ठीक है। जिस तरह पर टीम लर्निंग होता है उस तरह से क्या टीम टीचिंग होता है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टीचिंग नहीं समझ, मैं लर्निंग समझ, इसलिए मैंने आप स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, उसके लिए टीम टीचिंग की बात की गई है। नेक्स्ट आपका आता है सीबीटी, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा सा इसका महत्व लिखना था। उसके बाद आपका आता है टोकन इकोनॉमिक अर्थ लिखिए। टोकन इकोनॉमिक अर्थ का मतलब होता है जो बच्चा आपका क्या हो, समझना, एएसडी हो, ठीक है, या फिर बच्चा आपका क्या हो, आईडीडी हो, ठीक है। क्या बच्चा हो, आईडीडी। इन बच्चों के व्यवहार में थोड़ा बहुत पॉजिटिव काम करने पर या पॉजिटिव व्यवहार को झलकने पर क्या करते हैं, हम उनको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं। क्या देते हैं उनको, पीआर देते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, टोकन इकोनॉमी होता है, ठीक। उसी को हम क्या कहते हैं, टोकन इकोनॉमी होता है। एंड पांचवा हमारा प्रश्न क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग होता है। हमारे पास ऐसा अधिगम होना चाहिए जो हमें
सहकारी होना चाहिए, हमें सहकारी बनाए, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग होनी, जैसे मान लो कि आपको सपोज कोई आपके क्लास में बहुत होशियार लड़का है, ठीक है, बहुत है। अब एक बच्चा यहाँ इसको बहुत थोड़ा बहुत कम आ रहा है, ठीक है। अब इसने गया इसके पास, बोला भाई हमें क्वेश्चन का जवाब दे दो, ठीक है। इसने फाइन किया, इसको जवाब दिया। और फिर इसको कोई समस्या, इसके पास गया, अब ये प्रश्न पूछा तो इसने बता दिया। दोनों कोऑपरेट करें दूसरे को अधिगम करने में, यहाँ आप कह सकते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग दोनों के बीच में हो रही है, ठीक है। ये आपके यहाँ से 5 प्रश्न थे। अगर 5 प्रश्न आप अटेम्प्ट किए होंगे तो 10 नंबर पूरे नहीं मिले, आप कितने पाएंगे? 8 नंबर थे, आप पा ही सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे से अगर इसको थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ बात, इसको लिखना कितना चाहिए था? तो 2 नंबर का है, सपोज मान लीजिए आपका एक पेज हो गया, ठीक है, क्या हो गया? एक पेज हो गया। एक पेज में आपको 2 प्रश्न लिखने थे। एक प्रश्न यहाँ से मान लो हमने पहला यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ लिखा, फिर आपको हमें दूसरे पेज पे जाना है। अब यहाँ क्या करना है? तीसरा यहाँ लिखना है, अब चौथा नंबर पे यहाँ लिखना है। कितने? 4। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न आया इस पेज पर, यहाँ हमने क्या लिखा? 5वां लिखा, ठीक है। इस तरह से आप करना चाहते, नहीं तो आप एक पेज पे सभी लिख देंगे आपके पास, तो एक पैरेलल फॉर्म सेट नहीं हो पाता। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आप कितने प्रश्न हो गए? इस तरह से आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में क्या दिया हुआ है? पार्ट आपका सी, ठीक है। क्या है आपका? पार्ट आपका सी दिया हुआ है, ठीक है। इन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक है। सॉरी भाई, यहाँ 5 अंक नहीं है, आप ध्यान रखना आपके पेपर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ कितना लिखा हुआ है? 4 into 3, ठीक है। तो ये प्रश्न जो आपके हैं, 5 ना होकर आपके कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, ठीक है। 3 × 4 = 12, क्योंकि 4 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो सकता है, तो इसके लिए आप अन्यथा इसको बात को मत लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने हैं आपको? 6 प्रश्न। अगर थोड़ा भी बच्चा जो पढ़ा होगा तो 6 प्रश्न में से उसको क्या हो, 4 तो ही आ ही जाएगा करने के लिए। वो क्या है सब? ये सब प्रश्न कितने हैं? अप्लीकेशन लेवल है। कितने भैया? ये अप्लीकेशन लेवल है, ठीक। अप्लीकेशन लेवल जो प्रश्न है, इसमें आपको अपने अनुभव और पढ़ाए गए तथ्यों को अपने शब्दों में लिखना होता है। तो इस चीज को आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला प्रश्न आपको दिखा देता हूँ, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए आईसीटी का महत्व, ठीक है। प्रश्न है, बहुत ही खूबी प्रश्न है। उसके बाद डिस्क्राइब द पीबीआई मैनेजमेंट आया है। पहले आप, मैंने इसके बारे में आपने देखा ना, आपके फुल फॉर्म के रूप में पूछा है। आपको एक प्रश्न वहां, दूसरा प्रश्न रिपीट कर दिया गया है। तीसरा आपका है एक्सप्लेन द स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूविंग सोशल स्किल फॉर चिल्ड्रन विद एएसटी, ठीक है। आप सामाजिक कौशल को कैसे सुधार कर उसकी रणनीति बनाना है, आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हो। चौथा प्रश्न है दिव्यांग वाले जो बच्चे हैं, बौद्धिक वाले, उनको विभिन्न स्तर को पढ़ाने वाले समूह का वर्णन कीजिए, ठीक है। आप इनको डिस्क्राइब, जो अलग अलग वेरियस लेवल के चिल्ड्रन आईडीडी का ग्रुप होता है, उसके बारे में लिखना है आपको। पांचवा आपका एक्सप्लेन द सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर हैंड राइटिंग फॉर चिल्ड्रन विद एसएलडी, ठीक है। जो बच्चे हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, एसएलडी मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों को आपको किस पर फोकस रखना था? हैंड राइटिंग मतलब आपको किस पर लिखना था भैया? लेखन कौशल पर। किस पर लिखना था? लेखन कौशल के ऊपर जोर देकर लिखना चाहते हैं। प्रश्न का जवाब आई होप आप इस तरह लिखे भी होंगे। आपके छठवां प्रश्न है स्ट्रक्चरल टीचिंग, ठीक है। तो 6 प्रश्न आपके सामने रखे हुए थे, जिसमें से भाई आपको 4 प्रश्न करने हैं थे। आई होप आप 4 प्रश्न बखूबी किए होंगे, जिससे आप अच्छे नंबर गेन किए होंगे। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रश्न अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। एंड लास्ट हमारा जो सेक्शन है, यहाँ देखने को डी आ रहा है, ठीक क्या? डी आ रहा, हिंदी में आपको द है, इंग्लिश में डी। अब यहाँ देख क्या दिया? इन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक है, मतलब अर्थात है 14 अंक है। अगर 2 प्रश्न करेंगे आपको 14 अंक इसके हकदार बन जाएंगे। 2 प्रश्न को दिया कितना? 4 प्रश्न, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि हम इसमें से कोई प्रश्न हमको आ सकता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न अगर हम बात करते हैं, पहला हमारा प्रश्न क्या है? विशिष्ट सीखने वाले बच्चों के लिए पढ़ना और समझना सिखाने की विभिन्न प्रकार की रणनीतियों की व्याख्या करें। यहाँ कौन सी चीज पूछा है? पढ़ना, समझना, ठीक है। इन्हीं विभिन्न रणनीतियों को, डिफरेंट जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था बखूबी अच्छे से। एंड हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को आपको डिफाइन करना था। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर चिल्ड्रन विद एएसडी। डिफाइन करने के बाद इन एएसडी बच्चों के लिए किस किस प्रकार के अलग अलग जो अप्रोचेस, उपागम आप यूज करते हो और शिक्षण रणनीति यूज करते हो, उसके बारे में बखूबी एक्सप्लेन करके आपको प्रश्न को जवाब देना चाहिए था। आई होप आप दिए भी होंगे इस तरह प्रश्न का जवाब, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा प्रश्न हमारा है एमडीपीएस, ठीक। एमडीपीएस के बारे में आपको बताना था। और एमडीपीएस जो आपका है, ये किस तरह से
आईडी बच्चों के असेस करने में रोल अपना निभाता है। एमडीपीएस से अगर देखा जाए तो इससे आईडीडी बच्चों का असेसमेंट करते हैं कि किस तरीके से आईडी बच्चों के साथ इसका रोल होता है, इसके बारे में आपको लिखना था। क्योंकि अगर जो स्टूडेंट प्रश्न को समझ गया वो जवाब दे सकता है, प्रश्न नहीं समझ पाओगे तो आप जवाब नहीं दे पाओगे और आपके जवाब का जो दिशा होगा वो गलत हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न हमारा क्या है, चुनौतीपूर्ण व्यवहार को परिभाषित करें। चुनौतीपूर्ण व्यवहार के प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों की व्याख्या करें। देखिए इतना बखूबी सुंदर प्रश्न है कि जो आपके चैलेंजेस बिहेवियर होते हैं एक आईडीडी बच्चे में, किसके बच्चे में, आईडीडी बच्चे में। जो आईडीडी बच्चा है आपका, ठीक है, या एसडी भी बच्चा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बच्चा हो सकता है, उसके लिए जो चैलेंजेस व्यवहार है उसको परिभाषित करना कि चुनौतीपूर्ण व्यवहार किसे कहते हैं और उसको मैनेज करने में कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हो आप लोग, कौन कौन से टेक्निक यूज करते हो, उसके बारे में बखूबी इस चीज को आपको एक्सप्लेन करके जवाब देना था। आई होप मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसी तरीके से इन प्रश्नों को जवाब दिए हों जैसे मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि यही तरीका था इस प्रश्न लिखने का। क्योंकि एक बार आपका बैक आया था, इस बार अगर आप इस तरह लिखे होंगे तो आई होप आप किसी का बैक नहीं आएगा और सभी अच्छे मार्क्स से सभी पास होंगे। एक बार सभी को बेस्ट ऑफ लक के साथ सभी को, आप लोगों को शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे नंबर्स पास हो जाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।